हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम MGPE 008 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिस पेपर का नाम है शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण। तो इसका सबसे पहला टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है श्रीलंका में जातीय संघर्ष के संदर्भ में भारत की भूमिका की चर्चा करिए। तो आपको पता है ना, श्रीलंका में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, तो किस तरीके से उन्होंने इस समस्या का समाधान किया था और शांतिपूर्ण तरीके से ये सब सॉल्व भी हो गया था। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष के संदर्भ में भारत की भूमिका ऐसी है कि श्रीलंका में ना जो सिंहली भाषा है वो बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और जो तमिल भाषा है उसको बोलने वाले लोग कम थे। विशेषतः 1980 के दशक में उग्र रूप से सामने आए कौन? तमिल अल्पसंख्यक, क्योंकि उनका कहना था कि कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है, जिसका भारत पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ा। भारत की भूमिका को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तमिलनाडु में सहानुभूति और आंतरिक दबाव। श्रीलंकाई तमिल के प्रति भारत, विशेषतः तमिलनाडु राज्य में भारी सहानुभूति थी। वहाँ भारत की सहानुभूति किसके साथ थी? तमिल लोगों के साथ जो तमिलनाडु राज्य से थे। वहाँ के राजनीतिक दलों और जनता ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वे तमिलों की स्थिति में इसको सुधारने में हस्तक्षेप करें। तो शुरुआती हस्तक्षेप 1980 के दशक में हुआ। भारत ने आरंभ में राजनीतिक माध्यमों से संघर्ष को हल करने की कोशिश की। तमिल उग्रवादी संगठनों को गुप्त रूप से प्रशिक्षण और समर्थन भी दिया ताकि वे श्रीलंकाई सरकार पर दबाव बना सकें। भारत और श्रीलंका समझौता हुआ 1987 में। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति जयवर्धन के बीच ये समझौता हुआ। इसके तहत श्रीलंका को तमिलों को राजनीतिक अधिकार देने थे और भारत ने भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी ताकि संघर्ष विराम लागू हो सके। इसमें IPKF की भूमिका 1987 से 1990 की बात है। IPK ने शुरू में तमिलों को सुरक्षा दी, लेकिन बाद में LTTE से संघर्ष में उलझ गई, जिससे तमिलों में भारत के प्रति नाराजगी उत्पन्न हुई और श्रीलंकाई सरकार भी असहज सी हो गई। ये मिशन विवादास्पद और विफल माना गया, सफल नहीं हुआ और अंततः भारत ने 1990 में अपनी सेना को क्या किया? वापस बुला लिया। फिर राजीव गांधी की हत्या हो गई 1991 में। LTTE द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद भारत ने LTTE को आतंकवादी संगठन घोषित किया और उसके खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया। शांति स्थापना और मानवीय हत्या। भारत ने 1909 में LTTE की पराजय के बाद तमिल नागरिकों के पुनर्वास, राहत और पुनर्निर्माण हेतु मानवीय सहायता प्रदान की। भारत ने राजनीतिक समाधान के पक्ष में श्रीलंकाई सरकार पर दबाव को ऐसे ही बनाए रखा। किस लिए? तमिलों के अधिकारों के लिए। हालिया भूमिका। भारत अब एक संवेदनशील मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वे श्रीलंका की संप्रभुता का सम्मान करते हुए तमिलों के न्यायसंगत अधिकारों की वकालत करता है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि भारत की भूमिका शुरू में भावनात्मक और राजनीतिक दबाव से प्रेरित रही, लेकिन बाद में रणनीतिक और राजनीतिक रूप से परिवर्तित हुई। भारत अब संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए श्रीलंका में स्थायी शांति, न्याय और समावेशी विकास का समर्थक बना हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक उपवास पे है। उपवास पे गांधीवादी विचारधारा या उपवास क्या है, उपवास से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उपवास के संदर्भ में गांधी जी की अवधारणा केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि नैतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक शुद्धिकरण का एक सशक्त माध्यम थी। गांधी जी ने उपवास को आत्मशुद्धि, सत्य और अहिंसा के मार्ग में एक उपकरण के रूप में अपनाया। गांधी की उपवास संबंधी अवधारणा के मुख्य बिंदु।
आत्मशुद्धि का साधन। गांधी जी के लिए उपवास आत्मनियंत्रण, तप और आत्मशुद्धि का माध्यम था। वे मानते थे कि उपवास से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं, जिससे सत्य की खोज में मदद मिलती है। अहिंसात्मक संघर्ष का एक रूप। गांधी ने उपवास को आत्मबल के रूप में प्रयोग किया, जो हिंसा का विकल्प था। जब किसी अन्याय को रोकने का कोई अन्य उपाय नहीं होता, तो वे उपवास को एक अहिंसक दबाव के रूप में अपनाते हैं। आत्मदंड का भाव। उपवास गांधी के अनुसार त्याग और आत्म बलिदान का प्रतीक था। यह न केवल विरोध प्रकट करने का, बल्कि दूसरों के मन को परिवर्तित करने का भी माध्यम था। राजनीतिक शुद्धता के लिए प्रयोग। उन्होंने उपवास को राजनीति में सत्य और नैतिकता की स्थापना के लिए अपनाया। जैसे चोरी चोरा कांड के बाद उन्होंने आंदोलन स्थगित कर उपवास किया, क्योंकि आंदोलन हिंसक हो गया था। पता है ना आपको क्या हो गया था? आंदोलन हिंसक कैसे हुआ था? चोरा चोरी में जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था? पुलिस थाने में आग लगा दी थी, क्योंकि पुलिस ने उनपे कड़ा लाठीचार्ज किया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया था? आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। सामाजिक सुधार के लिए उपवास। गांधी ने छुआछूत, सांप्रदायिकता और शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों पर उपवास कर समाज को जगाने का प्रयास किया। स्वयं के अनुशासन और नैतिक बल का उदाहरण। वे उपवास के माध्यम से नैतिक नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कभी भी उपवास को दूसरों को जबरदस्ती कुछ मनवाने के लिए नहीं अपनाया। अगर इसके उदाहरण देखें तो जैसे चोरा चोरी कांड 1922 की घटना है, इसमें क्या था? अहिंसा से विचलन पर आत्म प्रयाक्षित, है ना, जैसे कहते हैं ना रिग्रेट फील होना, जब अहिंसा के स्थान पे कहीं ना कहीं हिंसा हो गई थी। अस्पृश्यता के विरोध में भी, हरिजनों के अधिकारों के लिए भी। पूना पैक्ट 1932 में जब छुआछूत के लिए पृथक निर्वाचिका के विरोध में भी उन्होंने उपवास किया, और हिंदू मुस्लिम एकता हेतु सांप्रदायिक तनाव को समाप्त करने हेतु भी। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि गांधी जी के लिए उपवास आत्मबल, नैतिकता, संयम और सत्य का शक्तिशाली हथियार था। ये केवल शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि मन, समाज और राजनीति की शुद्धि का मार्ग था। आज भी गांधी जी की यह अवधारणा नैतिक आंदोलन और अहिंसक संघर्ष की प्रेरणा बनी हुई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गांधी सत्य और अहिंसा को शांति के जुड़ाव सिद्धांत क्यों मानते थे, इसकी व्याख्या करनी है। सत्य और अहिंसा जो गांधी जी की विचारधारा थी उस पे। तो महात्मा गांधी जी का संपूर्ण दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उनके लिए ये दोनों केवल नैतिक मूल्य नहीं थे, बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को संचालित सुचारू रूप से चलाने के लिए दो ऐसे जुड़वा सिद्धांत थे, जिनके बिना स्थायी शांति की स्थापना संभव नहीं है। गांधी जी द्वारा सत्य और अहिंसा की परिभाषा की बात करें तो सत्य, गांधी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं, बल्कि वास्तविकता, न्याय और नैतिकता के अनुरूप आचरण करना है। बात करें अगर अहिंसा की, तो गांधी के अनुसार अहिंसा परम धर्म है। इसका अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से परहेज नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। गांधी ने इन्हें शांति के जुड़वा सिद्धांत क्यों कहा? सत्य और अहिंसा परस्पर पूरक हैं, मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं। सत्य को प्राप्त करने का मार्ग अहिंसा है। यदि हम किसी को हिंसा से सत्य का पालन करवाते हैं तो वह सत्य नहीं रहेगा। गांधी ने कहा, सत्य के बिना अहिंसा असंभव है और अहिंसा के बिना सत्य अप्रभावी है। शांति की आधारशिला की बात करें तो व्यक्तिगत और सामाजिक शांति तभी संभव है जब संबंध सत्य, निष्ठा और अहिंसक व्यवहार पर आधारित हो। मतलब सत्य की नींव पे कोई जब रिश्ता बनाया जाता है, ये मूल्य टकराव को संवाद में बदलते हैं और दमन की जगह सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं।
राजनीतिक संघर्ष में नैतिक शक्ति का प्रयोग। गांधी ने असहयोग, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में हिंसा की जगह नैतिक शक्ति का प्रयोग किया। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा से विरोधी के मन में परिवर्तन लाया जा सकता है, जो शांति का मूल है। दबाव नहीं परिवर्तन का साधन। गांधी ने उपवास, आत्म बलिदान और आत्मशुद्धि जैसे अहिंसात्मक साधनों से समाज को जागरूक किया। ये साधन शांति बनाए रखने के लिए रचनात्मक और नैतिक मार्ग थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा अगला टॉपिक हड़ताल से रिलेटेड है। हड़ताल का अर्थ और बुनियादी सिद्धांतों के बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले इसके इंट्रो में लिखेंगे कि हड़ताल एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक उपकरण है जिसके माध्यम से श्रमिक वर्ग या कर्मचारी वर्ग अपने अधिकारों, मांगों या विरोध को संगठित रूप से अभिव्यक्त करता है। आधुनिक औद्योगिक समाज में यह श्रमिकों की सामूहिक कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है, जो श्रमिक नियोक्ता संबंधों को प्रभावित करता है। हड़ताल का अर्थ क्या है? हड़ताल का सामान्य अर्थ है संगठित रूप से कार्य का त्याग करना। जब किसी संस्था, कारखाने या कार्यालय के श्रमिक या कर्मचारी अपनी कुछ मांगों को लेकर एक मत होकर, मतलब इकट्ठा होकर काम बंद कर दें कि ये या तो हमारी ये मांग पूरी कर दो या फिर हम काम नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ये कहाँ हुआ था ऐसा, हमारा गांधी जी ने उस पे वेतन को बढ़ाने के लिए भी एक आंदोलन हुआ था। उसमें तो क्या हुआ था, उसे हड़ताल कहा जाता है। यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक दबाव बनाने का तरीका होता है ताकि नियोक्ता या सरकार उनकी बातों को माने। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हड़ताल की बुनियादी सिद्धांत, संगठन और एकता। ये आंदोलनों का एक अहम हिस्सा भी बोल सकते हैं। कोई भी आंदोलन की शुरुआत कुछ इसी तरीके से होती है। हड़ताल का सबसे बड़ा आधार संगठित श्रमिक शक्ति है। बिना संगठन या एकता के हड़ताल निष्प्रभावी हो जाएगी। मान लो आधे जने बोले नहीं हम तो काम करेंगे और आधे जने बोले कि हम काम नहीं करेंगे, तो इससे मांग पूरी नहीं हो पाएगी ना। तो इसके लिए एकता का होना बहुत ज़रूरी है। न्यायोचित मांगे। हड़ताल तब नैतिक रूप से वैध मानी जाती है जब उनकी मांगे युक्तिसंगत, स्पष्ट और व्यवहारिक हो। अहिंसात्मक मांगों की बात करें तो हड़ताल का स्वरूप शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक होना चाहिए। हिंसा, तोड़ फोड़ या उपद्रव इसके उद्देश्य को कमज़ोर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये रूल ब्रेक करेगी तो फिर लाठी चार्ज और स्मोक बॉम्ब और कई ऐसी चीज़ों का सरकार प्रयोग करेगी जिससे कहीं ना कहीं हड़ताल खत्म हो जाएगी। कानूनी प्रक्रिया का पालन। कई देशों में हड़तालों के लिए नोटिस देना, मध्यस्थता का प्रयास करना और श्रम कानूनों का पालन करना आवश्यक होता है। सार्वजनिक हित का ध्यान। हड़ताल करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जन सामान्य को कम से कम कष्ट हो, विशेषकर आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, परिवहन आदि में कोई दिक्कत ना आए। अगर हड़ताल के प्रकारों की बात करें तो एक होती है सामान्य हड़ताल जिसको जनरल स्ट्राइक बोलते हैं, फिर होती है आर्थिक हड़ताल जिसको इकोनॉमिक स्ट्राइक बोलते हैं, फिर होती है सिट डाउन स्ट्राइक जिसमें बैठ जाते हैं, एक जगह धरना देते हैं जिसमें, फिर होता है घेराव, किसी एरिया को घेर के बैठ जाते हैं, फिर कार्य निषेध वर्क टू रूल स्ट्राइक होती है जिसमें काम को एकदम छोड़ देते हैं, काम नहीं करेंगे, और हिंसात्मक हड़ताल जो अवैध मानी जाती है। हिंसात्मक हड़ताल होती है ना जिसमें तोड़ फोड़ मचा देते हैं, जैसे आपने देखा होगा तब हुई थी जाट आरक्षण के टाइम पे हुई थी ना, तो ये है
इस निष्कर्ष में लिख देंगे कि हड़ताल एक शक्तिशाली सामाजिक उपकरण है, लेकिन इसका प्रयोग जिम्मेदारी, नैतिकता और संयम के साथ होना चाहिए। यदि इसका दुरुपयोग होता है तो यह समाज में असंतुलन और अशांति पैदा कर सकता है। लेकिन जब हड़ताल सत्य, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो तो यह सामाजिक बदलाव का एक अच्छा साधन बन सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोआखाली संदर्भ में गांधी जी के उत्साह भय मुक्ति चिंतन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम बताएंगे, सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे जिसमें बताएंगे नोआखाली जो अब बांग्लादेश में है, उसमें 1946 में एक भयंकर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। इसी पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी ने वहां जाकर हिंसा के स्थान पर शांति, सह अस्तित्व और भाईचारे के बीज बोने का साहसी और प्रेरणादायक प्रयास किया। यह गांधी के उत्साह और भय मुक्ति चिंतन का सजीव उदाहरण है। गांधी का उत्साह एक आध्यात्मिक अभियान। गांधी जी ने नोआखाली को केवल हिंसा प्रभावित क्षेत्र के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे सत्य, अहिंसा और प्रेम की प्रयोग भूमि भी बनाया। उन्होंने नंगे पांव गांव-गांव पैदल चलकर लोगों से बात की, उनका दुख बांटा और उन्हें नफरत के स्थान पर करुणा और क्षमा का संदेश दिया। यह उत्साह कोरी भावुकता नहीं, बल्कि उनका नैतिक संकल्प और आत्मबल भी था। भय मुक्ति चिंतन गांधी जी की आंतरिक शक्ति। वहां के माहौल में लगातार जान का खतरा था, लेकिन गांधी ना तो पुलिस सुरक्षा चाहते थे और ना ही हथियार बंद, है ना, क्योंकि जब ऐसे दंगे हो रहे थे तो जान का खतरा तो होता ही है। लेकिन उन्होंने कहा मुझे कोई भी सुरक्षा नहीं चाहिए। वे कहते थे मुझे मौत से डर नहीं लगता, बल्कि मैं डर से लड़ने आया हूँ। गांधी का विश्वास था कि डर और घृणा को केवल प्रेम और विश्वास से ही जीता जा सकता है। नोआखाली में उनके चिंतन की विशेषताओं की बात करें तो व्यवहारिक आध्यात्मिकता। गांधी ने केवल भाषण नहीं दिए, बल्कि लोगों के बीच रहकर उनके साथ उपवास, प्रार्थना और सेवा करके अपने विचारों को क्रियात्मक रूप दिया। सांप्रदायिक सौहार्द और का प्रयास। उन्होंने दोनों समुदायों को समझाया कि धर्म का अर्थ नफरत नहीं, सेवा और भाईचारा है। स्वयं को हथियार बनाना। गांधी ने कहा अगर मेरी हत्या भी हो जाती है तो वह मेरा अंतिम सत्याग्रह होगा। इस प्रकार वे स्वयं को शांति का माध्यम बनाना चाहते थे। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि नोआखाली गांधी जी के नैतिक साहस, अहिंसा में आस्था तथा भय मुक्ति चेतना का प्रतीक बन गया। उन्होंने दिखाया कि जब समाज डर, नफरत और हिंसा से ग्रस्त हो तब एक सत्याग्रही व्यक्ति अकेले ही प्रेम, उत्साह और सत्य से परिवर्तन की चिंगारी जगा सकता है। नोआखाली का अनुभव गांधी के जीवन का नैतिक और आध्यात्मिक चरम बिंदु माना जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोआखाली जो बांग्लादेश में है, वहाँ पे क्या हो गए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे, जिसके लिए गांधी जी ने जाके लोगों को जागरूक किया, समझाया और लोगों में भाईचारे की भावना को फैलाया। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्यस्थता और समझौता की अवधारणा पर हमें समझाना है। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, एक इंट्रो लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि मध्यस्थता और समझौता सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था में विवादों के समाधान के दो महत्वपूर्ण उपाय हैं। इनका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब दो पक्ष किसी विवाद में उलझे होते हैं और समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं बिना संघर्ष को बढ़ाए। मध्यस्थता की अवधारणा की बात करें तो मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष, जिसको बिचौलिया या मध्यस्थ भी कह सकते हैं, दो विरोधी पक्षों के बीच संवाद स्थापित करता है।
और उन्हें आपसी सहमति तक पहुंचाने में मदद करता है उनसे बातचीत करके। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक, गोपनीय और अहिंसात्मक होती है। इसका उद्देश्य होता है विवाद का समाधान, संबंधों की बहाली और स्थायी शांति की स्थापना। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो 1966 में हुआ, सोवियत संघ की भूमिका का एक मध्यस्थ के रूप में रही। समझौते की अवधारणा की बात करें तो समझौता दो पक्षों के बीच वह स्थिति है जहां वे अपने कुछ हितों को त्याग कर एक संतुलित हल को स्वीकार करते हैं। यह समझदारी, लचीलापन और परिपक्वता का प्रतीक होता है। समझौता केवल द्वंद्व का अंत नहीं बल्कि सह अस्तित्व की शुरुआत भी होता है। उदाहरण, गांधी इरविन समझौता 1931 में जो हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक ऐसा राजनीतिक समझौता था जिसमें दोनों पक्षों ने कुछ रियायतें दी। महत्व की बात करें तो सबसे पहला प्रक्रिया, अगर मध्यस्थता की प्रक्रिया देखें तो वो बाहरी सहयोग है। कोई तीसरा व्यक्ति आके उनको के बीच बातचीत करवा के उस मुद्दे को, उस परेशानी को दूर करता है। और समझौते की बात करें तो वो आपस में सहमति से होता है। उद्देश्य, संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से क्या करता है मध्यस्थता में, वो दिक्कत को दूर करने की कोशिश करते हैं। और समझौते में वो उसके फेवर में थोड़ा सा काम करता है, वो उसके फेवर में काम करता है, मतलब हितों का संतुलन बनाकर काम किया जाता है। प्रभाव की बात करें तो जो मध्यस्थता होती है उसमें संबंधों में सुधार आता है और जो समझौता होता है उससे क्या होता है, जो संघर्ष चल रहा होता है कहीं ना कहीं उसका अंत हो जाता है। लोकतंत्र में भूमिका की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये दो अवधारणाएं संवाद, सहमति और सह अस्तित्व के मूल्यों को बढ़ावा देती है। ये कानूनी जटिलताओं और हिंसक टकराव से बचने के व्यवहारिक उपाय भी हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे कि मध्यस्थता और समझौता समाज में टकराव को संवाद में बदलने के उपकरण हैं। ये केवल विवाद निपटाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि विश्वास, धैर्य और सहयोग से एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की ओर बढ़ने का मार्ग भी है। इनकी सफलता तभी संभव है जब दोनों पक्षों में न्याय, प्रियता और सहिष्णुता की भावना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है मध्यस्थता और क्या होता है समझौता। मध्यस्थता में तीसरा व्यक्ति दोनों पक्षों की बात करके दोनों पक्षों की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाता है और संघर्ष को खत्म करने का प्रयास करता है। और समझौते में दोनों ही पक्ष आपस में बैठकर एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके संघर्ष को खत्म करते हैं। हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है संघर्ष के कारण और उसके स्रोत के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका इंट्रो, जिसमें बताएंगे कि संघर्ष समाज का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य पक्ष है जहां व्यक्ति या समूह के हित, मूल्यों, अपेक्षाओं और साधनों को लेकर टकराव उत्पन्न होता है। यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक हो सकता है। संघर्ष के कारणों और स्रोतों को समझाने समाज में शांति और संतुलन स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। संघर्ष के प्रमुख कारण और स्रोतों की बात करें तो इसमें पहला है संसाधनों की प्रतिस्पर्धा। भूमि, जल, नौकरी, बिजली, भोजन आदि सीमित संसाधनों को लेकर संघर्ष उत्पन्न होते हैं। जैसे जल विवाद, कावेरी और सिंधु जल विवाद आपने सुना होगा। आर्थिक असमानता, जब समाज में कुछ वर्ग अत्यधिक समृद्ध और कुछ अत्यंत कम गरीब होते हैं तो वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए पूंजीपति बनाम श्रमिक संघर्ष। आई होप समझ में आ रहा होगा। राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा, सत्ता प्राप्ति या नियंत्रण की चाहत कई बार क्या करती है, राजनीतिक संघर्षों को जन्म देती है। उदाहरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों या जातीय समूहों के बीच संघर्ष जो हम देखते ही रहते हैं आए दिन। धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद, धार्मिक असहिष्णुता, सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना आदि संघर्ष को बढ़ावा देती है।
तो क्या, जब कोई धर्म को लेकर या संस्कृति को लेकर अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाता है और दूसरों को निम्न समझता है, तो ये भी परिस्थिति एक संघर्ष को उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं, जातीय और नस्लीय भेदभाव, जब किसी जाति, नस्ल या जनजाति को हाशिए पर रखा जाता है, मतलब उसकी बिल्कुल अनदेखी कर दी जाती है और उनका कहीं ना कहीं शोषण होता है, तो वे संघर्ष का मार्ग अपनाते हैं। उदाहरण के लिए दलित आंदोलन, नस्लीय संघर्ष, जैसे अमेरिका और अफ्रीका में अमेरिकी आंदोलन हुआ था और काले गोरों को लेकर भी आंदोलन हुआ था। आत्म परिभाषा और पहचान की मांग, जब कोई समूह अपनी भाषा, संस्कृति या क्षेत्रीय पहचान के लिए संघर्ष करता है। उदाहरण के लिए गोरखा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। राज्य की दमनकारी नीतियां, जब राज्य जनता की मांगों को दबाने की कोशिश करता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप संघर्ष उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए आपातकाल के समय आंदोलन का उभार, संचार का अभाव और भ्रांति यानी कि गलतफहमियां, अफवाहें और संवादहीनता भी छोटे विवादों को बड़े संघर्ष में बदल सकती हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह जो स्रोत संघर्ष को कैसे जन्म देते हैं। जैसे संसाधनों की कमी, जब भूमि, जल, धन की लड़ाई उत्पन्न होती है तो संघर्ष हो जाते हैं। आर्थिक असमानता, जब अमीर और गरीबी की खाई बढ़ जाती है और उनमें आपसी टकराव उत्पन्न हो जाता है। राजनीतिक प्रभुत्व की बात करें तो सत्ता की होड़ में लगे हुए हैं तो भी संघर्ष होता है। सांस्कृतिक मतभेद यानी कि भाषा, धर्म और रीति रिवाज को लेकर भी संघर्ष हो जाते हैं। और जातीय पहचान, भेदभाव और अधिकार की मांग के लिए राज्य की भूमिका, दमन और उदासीन, अगर कोई दमनकारी नीतियां बनाता है राज्य तो भी संघर्ष हो जाते हैं। और संवादहीनता यानी कि गलतफहमी और अफवाहें भी छोटी सी बात को बड़े संघर्ष में बदल सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरा ही क्वेश्चन इन पॉइंट्स में सिमट के भी पता चल गया है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि संघर्ष समाज का अनिवार्य पहलू है, लेकिन इसके कारणों को समझकर सकारात्मक संवाद, न्यायपूर्ण व्यवस्था और सहिष्णुता के माध्यम से इसे सृजनात्मक दिशा दी जा सकती है। यदि संघर्ष का समाधान सही तरीके से किया जाए तो यह सामाजिक परिवर्तन और सुधार का माध्यम भी बन सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है द फर्स्ट इंतिफादा। इसमें क्या था ये इसमें बताएंगे। जो इंतिफादा है वो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है झटक देना या फिर विद्रोह करना। यह शब्द विशेष रूप से फिलिस्तीनियों द्वारा इजराइल कब्जे के खिलाफ किए गए जन आंदोलन के लिए प्रयोग में आता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि आपको पता है अभी भी ये युद्ध जो है अभी चल ही रहा है। द फर्स्ट इंतिफादा 1987 से 1993 तक चला और यह इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक ऑफ गाजा पट्टी पर कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनी जनता के असहयोग प्रदर्शन और प्रतिरोध का प्रतीक बना। अभी आपने सुना ही होगा ना, अभी भी गाजा पट्टी को लेकर अभी भी इतना तगड़ा युद्ध चल रहा है। मुख्य विशेषताएं, तो शुरुआत की बात करें तो 8 दिसंबर 1987 को गाजा में एक सड़क दुर्घटना में 4 फिलिस्तीनियों की मृत्यु के बाद ये आंदोलन भड़क उठा। ये आंदोलन स्थानीय स्तर पर स्वतः स्फूर्त रूप से उभरा, जिसमें छात्र, नागरिक, महिलाएं और मजदूर शामिल थे। प्रकार और स्वरूप की बात करें तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पथराव, बहिष्कार, कामबंदी और वस्तुओं का बहिष्कार, इजरायली वस्तुओं का बहिष्कार जिसमें, और नागरिक अवज्ञा। तो साथ ही इजरायली बलों के साथ टकराव, गिरफ्तारी और दमन भी। नेतृत्व की बात करें तो यह इंतिफादा मुख्यतः PLO के प्रभाव में थी।
यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसकी ज़मीन पर कमान स्थानीय संगठनों जैसे यूनिफाइड नेशनल लीडरशिप ऑफ अपराइजिंग यानी कि UNLU और हमास के हाथों में रही। इजरायली प्रतिक्रिया, इजराइल ने इसे कड़ी सैन्य कार्यवाही के जरिए दबाने का प्रयास किया। इस दौरान हजारों फिलिस्तीनी मारे गए या घायल हुए तथा कईयों को जेल में डाल दिया गया। परिणाम स्वरूप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता में वृद्धि। पहली बार दुनिया ने फिलिस्तीनियों के जीवन की कठिनाइयों को व्यापक रूप से देखा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल की नीतियों की आलोचना की। ओस्लो शांति प्रक्रिया की शुरुआत, फर्स्ट इंतिफादा ने 1993 में ओस्लो समझौते की नींव को रखा, जिसमें PLO और इजराइल के बीच बातचीत शुरू हुई। हमास का उदय, इस आंदोलन के दौरान हमास एक प्रमुख ताकत बनकर उभरी, जिसने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के साथ साथ हथियारबंद प्रतिरोध को भी अपनाया। इजराइल की नीतियों में बदलाव, इजराइल को महसूस हुआ कि केवल सैन्य बल से स्थायी समाधान संभव नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे, फर्स्ट इंतिफादा सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि यह फिलिस्तीनियों की सामूहिक चेतना, अस्मिता और न्याय की मांग की आवाज़ थी। इसने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष में एक नए युग की शुरुआत की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्षमा याचना के संदर्भ में गांधी जी के विचारों के बारे में बताना है। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार क्षमा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल और नैतिक साहस का प्रतीक है। वे क्षमा को सत्य और अहिंसा की भावना से जोड़ते थे। उनके विचारों में क्षमा न केवल व्यक्तिगत शुद्धि का मार्ग है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों में भी शांति का साधन बन सकती है। क्षमा, गांधी के क्षमा संबंधी प्रमुख विचार, क्षमा शक्ति का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। गांधी कहते थे कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली की विशेषता है। उनके अनुसार क्षमा वही कर सकता है जो आंतरिक रूप से मजबूर और आत्मविश्वासी हो। आत्मशुद्धि का साधन, क्षमा गांधी के आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि के सिद्धांत से जुड़ी है। वे मानते थे कि किसी के प्रति द्वेष न रखकर और उसे क्षमा करके व्यक्ति स्वयं को भी नैतिक रूप से ऊंचा उठाता है। अहिंसा का एक रूप, गांधी के लिए क्षमा अहिंसा की अभिव्यक्ति है। हिंसा के बदले क्षमा करके कोई व्यक्ति समाज में प्रेम, सहयोग और सह अस्तित्व का संदेश देता है। राजनीतिक संघर्षों में क्षमा की भूमिका, गांधी ने ब्रिटिश शासकों के प्रति व्यक्तिगत घृणा न रखकर यह दिखाया कि एक राष्ट्र भी बिना बदले की भावना के न्याय की मांग कर सकता है। उन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से अपने आलोचकों और विरोधियों को क्षमा किया। स्वीकृति और उत्तरदायित्व के साथ क्षमा, गांधी के अनुसार क्षमा का अर्थ केवल अपराध को भूल जाना नहीं है, बल्कि गलती को समझकर उत्तरदायित्व लेकर और भविष्य में उसे न दोहराने के प्रतिबद्धता के साथ क्षमा करना है। उदाहरण के लिए गांधी ने हिंदू मुस्लिम दंगों के समय दोनों पक्षों से क्षमा और आत्मनिरीक्षण की अपेक्षा की। नोआखाली यात्रा के दौरान उन्होंने हिंसा के शिकार और हिंसा करने वाले दोनों से आग्रह किया कि वे एक दूसरे को क्षमा करें और नफरत का चक्र तोड़ें। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि महात्मा गांधी के लिए क्षमा सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन थी। उनके विचारों में क्षमा न केवल एक नैतिक दायित्व है, बल्कि एक क्रांतिकारी शक्ति है जो घृणा, हिंसा और द्वेष को प्रेम, सहानुभूति और शांति में बदल सकती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये सब टॉपिक ना कहीं सत्य है, अहिंसा, शांति, इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो काफ़ी इजी हैं।
सब कुछ सेम सेम ही है, ज़्यादा इधर उधर नहीं है, तो आप अच्छे से पेपर कर सकते हैं। अगर इतना टॉपिक भी पढ़ लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो गांधी जी के बारे में, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। गांधी जी के अनुसार असहिष्णुता का विरोध करने के तरीके और साधन क्या हैं? तो इसमें हम बताएंगे, महात्मा गांधी असहिष्णुता को समाज की एक बड़ी बुराई मानते थे। उनके अनुसार असहिष्णुता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के भीतर की नफरत, अहंकार और असहनशीलता से भी उत्पन्न होती है। गांधी का मानना है कि इसका विरोध अहिंसा, प्रेम, सत्य और आत्मबल के माध्यम से किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार असहिष्णुता का विरोध करने के प्रमुख तरीके और साधन है। सबसे पहला है अहिंसा, वही अहिंसा, सत्य, यही सब है। गांधी जी के अनुसार असहिष्णुता का सबसे प्रभावी उत्तर है अहिंसा। हिंसा का उत्तर हिंसा देने से घृणा बढ़ती है, जबकि अहिंसा द्वेष को शांत करती है। सत्य या सत्याग्रह, सत्य को निडर होकर बोलना और उसके लिए खड़े रहना, परंतु बिना घृणा और हिंसा के। सत्याग्रह गांधी जी की प्रमुख तकनीक थी, जो असहिष्णुता के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध का माध्यम बनी। प्रेम और सहानुभूति, गांधी जी मानते थे कि असहिष्णुता का साधन नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से संभव है। उन्होंने अपने विरोधियों के प्रति भी सम्मान बनाए रखा। धार्मिक सहिष्णुता और संवाद, वे सभी धर्मों के प्रति आदर रखते थे और धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध सतत संघर्ष करते थे। उन्होंने अंतरधार्मिक संवाद और समन्वय को प्रोत्साहित किया। आत्मबल और आत्मसंयम, असहिष्णुता के सामने धैर्य, संयम और आत्मनियंत्रण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। गांधी जी स्वयं इसका उदाहरण थे। उन्होंने निंदा, आलोचना और अत्याचार के सामने भी आत्मबल नहीं खोया। शिक्षा और नैतिक विकास, गांधी जी मानते थे कि लोगों में नैतिकता, सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है। उन्होंने नैतिक शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन माना। व्यक्तिगत उदाहरण, गांधी जी ने अपने जीवन में असहिष्णुता का शिकार होते हुए भी कभी बदले की भावना अपने मन में नहीं रखी। उन्होंने दिखाया कि कैसे व्यक्तिगत आचरण से बड़े सामाजिक संदेश दिए जा सकते हैं। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि गांधी जी के लिए असहिष्णुता का विरोध केवल भाषणों या कानूनों से नहीं होता, बल्कि नैतिक आचरण, प्रेममय दृष्टिकोण और अहिंसात्मक संघर्ष से होता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, जब दुनिया को सहिष्णुता, शांति और समझ की सबसे अधिक ज़रूरत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अस्पृश्यता एक सामंजस्य समाज के अस्तित्व के लिए में कैसे बाधा है। तो इसको बताएंगे। सबसे पहले इसका एक इंट्रो देंगे कि अस्पृश्यता मतलब क्या होता है। छुआछूत भारतीय समाज की एक प्राचीन सामाजिक बुराई है, जो जाति आधारित भेदभाव के आधार पर कुछ वर्गों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन से बिल्कुल अलग कर देती है। यह व्यवस्था न केवल मानवीय गरिमा का अपमान करती है, बल्कि समाज के भीतर विभाजन, असमानता और द्वेष को भी जन्म देती है। छुआछूत या अस्पृश्यता से सामंजस्यपूर्ण समाज को होने वाली बाधाएं क्या हैं। समानता के सिद्धांत का उल्लंघन, अस्पृश्यता सामाजिक बराबरी को नकारती है और ऊंच नीच के आधार पर लोगों को विभाजित करती है। इससे नागरिक अधिकारों का हनन होता है। सामाजिक एकता में दरार, अस्पृश्यता समाज के विभिन्न वर्गों में विश्वास और सहयोग की भावना को तोड़ देती है। यह हम बनाम वे की मानसिकता को जन्म देती है। मानवाधिकारों का उल्लंघन, अस्पृश्य लोगों को मंदिरों, स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों और जल स्रोतों से बिल्कुल वंचित करना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना होता है। ना उन्हें मंदिर में प्रवेश करने देते थे, ना ही स्कूलों में, और ना ही सार्वजनिक स्थानों पर जाने दिया जाता था। हर जाति को ऊंचे और नीचे वर्गों में बिल्कुल बांटा पड़ा था। शोषण और उत्पीड़न को बढ़ावा
यह व्यवस्था सामाजिक अन्याय और हिंसा को वैधता प्रदान करती है। दलित समुदायों के विरुद्ध अत्याचार और भेदभाव की घटनाएं इसका प्रमाण है। राष्ट्र की प्रगति में बाधा। जब समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा, रोजगार और विकास से बिल्कुल वंचित होता है तो राष्ट्र की सारी प्रगति बाधित होती है। समग्र प्रगति बाधित हो जाती है क्योंकि एक बड़ा तबका अशिक्षित रह जाता है। तो आत्मसम्मान और आत्मबल का क्षरण। अस्पृश्यता से प्रभावित व्यक्ति आत्महीनता और मानसिक तनाव में जीता है, जिससे उनकी क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता। गांधी जी और संविधान का विरोध। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को मानवतावाद के विरुद्ध पाप कहा, मानवता के लिए पाप कहा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे, अस्पृश्यता समाज में विष घोलने वाली एक अमानवीय परंपरा है जो समरसता, मानव समानता और न्याय के मूल्यों के विरुद्ध है। एक सामंजस्यपूर्ण समाज तभी बन सकता है जब सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और अधिकार मिले। इसके उन्मूलन के लिए केवल कानून ही नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और नैतिक पुनर्जागरण की भी आवश्यकता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है गांधी का सामुदायिक शांति का दृष्टिकोण। इसमें ये हमारा आज का लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बताएंगे सबसे पहले इंट्रो में कि महात्मा गांधी का सामुदायिक शांति का दृष्टिकोण उनके संपूर्ण दर्शन सत्य, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव पर आधारित था। वे मानते थे कि धार्मिक विविधता को संघर्ष का नहीं सह अस्तित्व का आधार बनाना चाहिए। गांधी के सामुदायिक शांति दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं हैं। सत्य और अहिंसा पर आधारित समाज। गांधी जी मानते थे कि सांप्रदायिक संघर्षों का हल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही संभव है। उन्होंने कहा, अहिंसा केवल हाथ से नहीं, मन और वाणी से भी होनी चाहिए। सर्वधर्म समभाव की जो भावना है, गांधी जी सभी धर्मों में आस्था रखते थे और उन्हें समान रूप से सम्मान भी देते थे। वे मानते थे कि सभी धर्म सत्य की खोज के लिए अलग अलग बस मार्ग हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, धार्मिक सहिष्णुता और संवाद। गांधी जी ने धार्मिक संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा दिया। वे कहते थे, मेरा धर्म मुझे हर धर्म का आदर करना सिखाता है। सामाजिक न्याय और समानता। उन्होंने दलितों, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। हरिजन आंदोलन और खिलाफत आंदोलन उनके इसी दृष्टिकोण का हिस्सा थे। शांति के लिए व्यक्तिगत नैतिकता। गांधी जी मानते थे कि सामूहिक शांति की शुरुआत व्यक्तिगत आत्मशुद्धि से होती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने भीतर नफरत, घृणा और पूर्वाग्रह को खत्म करें। पूर्वाग्रह होता है जो पुरानी सोच होती है जिसको लोग बदलते ही नहीं है। सत्याग्रह और सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष और पहले से ही, और क्या होता है, वो समझ और जिसको वो बदलना नहीं चाहते और पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होंगे। अब हम इस टॉपिक को देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सत्याग्रह और सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष। गांधी ने सांप्रदायिक दंगों के दौरान अनशन किया, पद यात्राएं की, लोगों से बात की, यानी कि जन संवाद के माध्यम से शांति की स्थापना का प्रयास किया। नोआखाली 1946 में उनका पैदल भ्रमण सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक ऐतिहासिक प्रयास था। राजनीति में धर्म और सदुपयोग न दुरुपयोग। गांधी जी धर्म और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम मानते थे, न कि राजनीतिक हथियार। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि महात्मा गांधी का सामुदायिक शांति का दृष्टिकोण सहिष्णुता, प्रेम, संवाद और करुणा पर आधारित था। उन्होंने सिद्ध किया कि धार्मिक, जातीय या सांस्कृतिक विविधता कोई अभिशाप नहीं बल्कि समाज की शक्ति बन सकती है यदि हम परस्पर सम्मान और अहिंसा के मार्ग पर चलें। आज के समय में जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं तो गांधी जी का यह दृष्टिकोण पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है।
आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अब इधर सुनने के बाद अगर बुक में से रीड करेंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेंगे, और ये जो मैंने पॉइंट्स में आपको बताया है आप इनको अच्छे से लिख के आ पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और देखते रहे जीके बैंक।